नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। बात करने वाले हैं आज 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं और इसके अलावा जिस तरह से नए नए राजनीतिक समीकरण बनते जा रहे हैं, इन सभी के बारे में मुद्दे बात करने वाले हैं। जैसा कि न केवल भारत के कुछ राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस बार, लेकिन इसके बाद होने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यही चुनाव है जिससे एक बार फिर से देश की सत्ता और देश का भविष्य निर्धारित होने वाला है। लगातार विपक्षी दल खेमाबंदी कर रहे हैं, गुटबंदी कर रहे हैं और अपने आप को संगठित कर रहे हैं। इसी के बीच में भाजपा भी अपने आप को संगठित करने पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा भाजपा अपनी रणनीतियों के ऊपर जोर दे रही है, जिससे वह लगातार मजबूत हो रही विपक्ष को एक बार फिर से तितर बितर करने में कामयाब हो सकते हैं। खैर, इन सभी के बीच में एक बड़ा खबर ये है कि 23 जून को होने वाली मीटिंग में, जिसमें विपक्षी दल पटना में होने वाली इस मीटिंग के अंदर सभी के सभी विपक्षी दल जिसमें भाजपा के सभी चिर प्रतिद्वंदी दल रहेंगे, उनका संगठन का संचालन करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की एक दिग्गज जानी मानी महिला नेता और सबसे प्रमुख दलितों का चेहरा मानी जाने वाली मायावती को इस मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया है। और मायावती को मीटिंग में आमंत्रित न किए जाने के क्या कारण है, इसके अलावा यह भी कारण बनता है कि इस नाम बुलाए जाने के पीछे क्या निर्णय निकल कर आता है, क्या नजरिया है इसके पीछे का, और क्या बड़ा कारण है जिसके ऊपर एक बार फिर से भाजपा और इन गठबंधन वाले दलों के बीच की सबसे बड़ी फर्क हम लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा यह भी समझ सकते हैं कि आखिर क्या बात है और किन मुद्दों के ऊपर आने वाली समय में भाजपा और ये विपक्षी दल एक दूसरे से गठबंधन करने वाले हैं और भाजपा के ऊपर किस तरह से हमला होगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में होने क्या वाला है। क्योंकि देखिए, बिजनौर के बीएसपी सांसद मलूक नागर ने एक बयान दिया है और उन्होंने इस बारे में कहा है कि भले ही मायावती को विपक्षी दलों की बैठक में न बुलाया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मायावती अपने स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की 13% दलित आबादी के ऊपर मायावती का वर्चस्व है, मायावती का अधिकार है और उनकी पार्टी को ही ये वोट मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भाजपा भी लगातार इस विपक्षी दलों के खेमीबंदी और गुटबंदी को देखते हुए अपने लिए भी एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रहा है, जिसके लिए उसने भी कई सारे अपने पुराने सहयोगी दलों को याद किया है। इन सहयोगी दलों को याद करने के पीछे भाजपा का एकमात्र कारण यह है कि जिस तरह से छोटे छोटे दलों को एकत्रित करके विपक्ष उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रहा है, उसी तरह से भाजपा भी अपने पुराने बिछड़े साथियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। फिर चाहे वह तो आप आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा ही राजनीतिक जोड़ तोड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो मायावती की पार्टी और मायावती के एजेंडे को भी लेकर एक बार रुख साफ होता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, उस दौरान सभी विपक्षी पार्टियों ने लगभग मोदी सरकार का विरोध किया था और मोदी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। वहीं मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी बची थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत किया था और वे इस सम्मेलन में भी इस कार्यक्रम में भी संसद भवन के उद्घाटन के सम्मिलित हुई थी। अब देखने वाली बात यह है कि मायावती ने खुद को तो खैर इस गठबंधन से अलग रखा हुआ है, यूँ कहिए कि उनको शामिल नहीं किया गया है। तो देखने वाली बात होगी या कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव में मायावती भाजपा को अपना समर्थन दे सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें अन्य दलों के भी, तो कांग्रेस और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ने वाली चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है और प्रियंका गांधी का बड़ा चेहरा बना करके कांग्रेस अपने चुनावी सफर में लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर, तो बात करें सुहेल देव भारतीय पार्टी की, जिसने पिछले बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिल करके सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ी थी। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, अखिलेश यादव हार गए और सुहेल देव पार्टी की हालांकि उनके पक्ष में कुछ सीटों के फायदे हुए, उन्हें 6 सीट उनके खाते में गए। और इसके बाद अब सुहेल देव पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी लगभग यह संकेत दे दिया है कि अगर उनके साथ उनकी मांगों पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है तो वे भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें उन्होंने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने यह खुलासा भी किया है कि वे भाजपा के साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है और किसी को इसमें संशय नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो पंजाब में एक बार फिर से जो है भाजपा अपने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल को साधने में लगी हुई है, मनाने में लगी हुई है, क्योंकि किसान आंदोलन के शुरुआत में ही हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच में दूरियां खाइयां बढ़ती ही गई थी। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धड़ा जो फिलहाल एनडीए में शामिल है वह है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के पास भी 6 विधायक है और लोकसभा चुनाव में भी जब सीटों का बंटवारा होगा तो निषाद पार्टी अपने आप को एक दलित चेहरा बना चुकी है और इसके साथ ही वह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से उसको अगर सीटें आवंटित होती हैं और जिन सीटों पर वो लड़ती है अगर जीतती है तो इसका ही फायदा भाजपा को ही मिलेगा। इसके अलावा भाजपा दूसरे राज्यों में भी अपने सहयोगी पार्टियों को तलाश रही है, जिससे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को संगठित कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा भी अपने छोटे मोटे दलों के साथ में एक बड़ा और जबरदस्त किला बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको भेदना मुश्किल हो नहीं नामुमकिन हो। लेकिन इसके साथ ही मोदी और अमित शाह अपने जो चुनावी सरगर्मियों के बीच में इस राजनीतिक जोड़ तोड़ को बखूबी अंजाम देते हैं और किस तरह से अंजाम देते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। खैर, अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।